नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ उसमें एक 10 साल की बच्ची और उसकी माँ की कहानी है। एक व्यक्ति जिसको वो अपना पिता मानती रही, उसने इतनी बेरहमी से उसे मारा कि उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पाई। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की अपनी 2-2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके में एक मकान पर पहुंची। वहां पर उसने मकान मालिक से बात की और उसी घर में किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। प्रिया की उम्र 23 साल के आसपास थी, जबकि उसकी बेटी की उम्र उस समय करीब 2.5 साल की थी, जिसका नाम वंशिका था। उसी घर में रहते हुए प्रिया चौधरी ने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया था। अपनी बेटी को किराए के घर में छोड़कर प्रिया ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती थी। वो दिन भर घर से बाहर रहती थी, जबकि घर पर उसकी बच्ची की देखभाल मकान मालिक के परिवार वाले ही करते थे। यहीं पर चंचल चौधरी नाम की एक लड़की थी, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी। ज्यादातर चंचल ही प्रिया की बेटी वंशिका की देखभाल करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। और फिर एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं। प्रिया ने उसे बताया कि वो गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली है, लेकिन साल 2010 में प्रिया के परिवार वालों ने उसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से कर दी थी। राजीव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। वंशिका के जन्म के बाद प्रिया और राजीव के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े इतने ज्यादा बढ़े कि राजीव ने प्रिया को डाइवोर्स दे दिया। इसके बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ गई। थोड़े दिनों के बाद परिवार के लोगों को भी प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी थी। इसलिए परेशान होकर प्रिया अपने मायके से भी निकल जाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसे में कहाँ जा सकती थी। उसके साथ एक मासूम बच्ची भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, क्योंकि मायके वालों ने भी प्रिया को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। दरअसल डाइवोर्स के बाद प्रिया के लिए कई रिश्ते आए। घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिया का कहना था उसी लड़के से शादी करेगी जो उसके साथ उसकी बेटी को भी अपनाए। लेकिन कोई भी लड़का उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता था। इसी कारण प्रिया का कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मायके वालों को भी अब प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी थी। प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को बताया कि घर वाले उससे कहते थे कि अपनी बेटी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर दो, लेकिन प्रिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपना मायका भी छोड़ दिया था। इसके बाद प्रिया ने फैसला किया कि वो खुद ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। और फिर साल 2012 में प्रिया चौधरी चंचल चौधरी के घर पर चली आई थी। चंचल चौधरी प्रिया की ये कहानी सुनकर उससे बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद तो उन दोनों में हद से ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम भी चंचल ने ही दिलवाया था। प्रिया को धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर के अलावा और भी काम मिलने लगा था। वो शादी के फंक्शन में भी मेकअप करने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। और फिर साल 2014 में फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिसका नाम अमित होता है। अमित मेरठ का रहने वाला था। उन दोनों में ऑनलाइन बातचीत शुरू हो गई। आगे चलकर उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। प्रिया अपनी सारी बातें अमित गुर्जर के साथ शेयर करने लगी थी। उसने अमित को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। और तो और उसने शादी से लेकर डाइवोर्स और फिर अपने घर वालों से रिश्ता खत्म करने तक की सारी बात अमित को बता दी थी। धीरे धीरे अमित प्रिया के साथ साथ उसकी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हो गया। प्रिया को लगा कि उसे जिस लड़के की तलाश थी वो उसे अमित के रूप में मिल गया है, जिसके साथ वो अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अमित मेरठ में ही बुक बाइंडिंग का काम करता था। वो बुक छापने वाली पब्लिकेशन में ठेका लेता और बुक बाइंडिंग करता था, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। लेकिन फिर अचानक अमित ने प्रिया से कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से मिलने लगे और फिर कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर अमित के पास मेरठ चली गई। वो लोग मेरठ में ही किराए का मकान लेकर साथ साथ रहने लगे। अमित ने प्रिया को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए थोड़े दिन रुकने को कहा। इसकी वजह से प्रिया का काम बंद हो गया था।
और अब अमित ही उसका खर्चा उठाता था। असल में प्रिया और अमित ने शादी नहीं की थी, वे दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। धीरे धीरे प्रिया की बेटी भी बड़ी हो रही थी। अमित प्रिया की बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे छुट्टी के दिनों में घुमाने ले जाता था, शॉपिंग कराता और मूवी भी दिखाता था। प्रिया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल को भी नहीं भूली थी। दोनों सहेलियां हर रोज एक दूसरे से बात किया करती थी और कभी कभी मिलती भी थी। प्रिया अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात चंचल को बताती थी। चंचल भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सहेली की जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। और फिर 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसके बाद मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में काशी आवास योजना के तहत प्रिया ने अपना खुद का एक घर ले लिया था। शादी के बाद वो दोनों पति पत्नी उसी घर में रहने लगे। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे 5 साल बीत गए। लेकिन अब अमित गुर्जर खुद के पैसों से घर बनवा रहा था। उसका घर मेरठ में ही प्रतापपुर थाना क्षेत्र के घोड़ बराल इलाके में बन रहा था, क्योंकि जिस घर में वो रहते थे वो घर प्रिया ने खरीदा था। सन 2020 में लॉकडाउन से पहले उनका दूसरा घर भी बनकर तैयार हो गया था। इत्तेफाक से पति पत्नी और बेटी तीनों लॉकडाउन से पहले ही फरवरी के महीने में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो गया। लॉकडाउन में कई दिनों तक तो प्रिया की अपनी सहेली चंचल के साथ बातचीत होती रही। 28 मार्च की सुबह 11:36 पर प्रिया ने चंचल को आखिरी बार फोन किया था, लेकिन बात करते करते अचानक से फोन कट गया। उन दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई थी। ये आखिरी बार था जब प्रिया और चंचल के बीच बातचीत हुई थी। फिर अगले दिन यानी 29 मार्च को चंचल ने अपनी दोस्त प्रिया का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, लेकिन प्रिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का भी नंबर था। उसने अमित को फ़ोन किया। अमित ने उससे कहा कि वो किसी काम से बाहर आया हुआ है, जब वो शाम को घर जाएगा तो प्रिया से उसकी बात करा देगा। लेकिन प्रिया के फ़ोन ना उठाने से चंचल को कुछ घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि प्रिया ने कभी भी अपनी दोस्त चंचल के फ़ोन को इग्नोर नहीं किया था। अगर काम में बिजी होने के कारण कभी वो फ़ोन नहीं उठाती थी तो कुछ देर बाद प्रिया फ़ोन खुद कर लेती थी। लेकिन उस दिन प्रिया ने खुद भी फ़ोन नहीं किया। हालांकि उन दोनों के घर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि चंचल को प्रिया का सही एड्रेस नहीं पता था, क्योंकि वो लोग हाल ही में वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। चंचल को केवल इतना ही पता था कि प्रिया का नया घर प्रतापपुर इलाके में है। अब चंचल शाम होने का इंतजार करती है और फिर शाम को 5:08 पर चंचल ने अमित को फ़ोन किया। इस बार अमित ने उससे कहा कि प्रिया और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती। चंचल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ था तो प्रिया ये बात चंचल को ज़रूर बताती, जबकि अमित कह रहा था कि प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। हालांकि अमित ने प्रिया को आवाज़ भी लगाई कि तुम्हारी दोस्त चंचल का फ़ोन है, लेकिन प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। इधर चंचल ने अमित की आवाज़ तो सुनी, पर उसने प्रिया के फ़ोन पर बात करने से मना करने की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन चंचल का माथा तब ठनका जब प्रिया ने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और जब चंचल बार बार फ़ोन करके अमित को परेशान करने लगी तो उसने गुस्से में आकर चंचल से कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि जब हमारे बीच झगड़ा हुआ था तो उसने गुस्से में मुझ पर चाकू से वार कर दिया था। इसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर से चली गई। उसने बताया कि उसे नहीं पता अब प्रिया कहाँ है। इसके बाद 31 मार्च को प्रिया के फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा गलती से मम्मी ने पापा पर चाकू से हमला कर दिया है, जिससे उन्हें चोट लग गई है, इसलिए हम लोग घर से कुछ पैसे लेकर भाग आए हैं, लेकिन आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फ़ोन पर बैंक अकाउंट से 55,000 निकाले जाने का नोटिफिकेशन मैसेज आया। दरअसल ये अकाउंट तो प्रिया का ही था, लेकिन उसने बैंक में नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहेली चंचल का नंबर डाल दिया था। इसलिए 45,000 निकाले जाने का मैसेज देखकर चंचल को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, क्योंकि अभी भी प्रिया ने पैसे निकाले थे, जिससे उसे लग रहा था कि प्रिया जहाँ भी है वो ठीक है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी गायब हुई थी और फिर 15 अप्रैल को चंचल ने परेशान होकर प्रतापपुर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी।
पुलिस स्टेशन में उसने अपनी दोस्त प्रिया को कजिन सिस्टर बताया और कहा कि पिछले 17 दिनों से प्रिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। चंचल ने पुलिस को बताया कि प्रिया अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती थी, लेकिन 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी वंशिका अचानक से गायब हो गई। इसके बाद अमित को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन अमित ने पुलिस वालों को भी वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को सुनाई थी। यानी उसकी पत्नी ने पहले तो उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। अमित ने अपनी कलाई पर लगे चाकू का निशान भी दिखाया। इसके बाद पुलिस ने अमित को क्लीन चिट दे दी। चंचल तो पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर चली गई थी। इसके बाद चंचल ने परतापुर थाने में कई बार फ़ोन किया और पुलिस वालों से कहा कि उसकी बहन के बारे में कुछ भी पता कीजिए, लेकिन यहाँ के एचओ और इंस्पेक्टर इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा पुलिस वाले चंचल को ही डांटते कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम क्यों इतनी परेशान हो। वहीं प्रिया को तलाश करने के बजाय एक पुलिस वाला चंचल को रात में कॉल करके परेशान करने लगा। इसके बाद अश्लील बातें करने लगा, लेकिन चंचल ने ये सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए थे और जब वो अमित गुर्जर को फ़ोन करके प्रिया के बारे में पूछती थी तो वो भी उल्टा चंचल पर ही चिल्लाता था कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही उसे फ़ोन करके भड़काया होगा। अमित गुर्जर चंचल को धमकी भी देने लगा था कि वो उसकी और प्रिया की सारी करतूतों के बारे में जानता है। अमित ने चंचल को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने दोबारा फ़ोन करके मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद 2 जून को पुलिस चंचल के घर पर पहुंचकर हल्ला मचाने लगी कि तुम उस लड़की के ढूंढने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है। अगर पुलिस किसी लड़की के घर पर आकर अचानक ऐसी बातें करने लगे तो समाज और मोहल्ले के लोग लड़की को ही बुरी नज़रों से देखते हैं, जैसे वो कोई बहुत गलत काम कर रही हो। चंचल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त प्रिया के लिए बहुत परेशान थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी दौरान चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक व्यक्ति से हुई। मनीष लोहिया बजरंग दल का नेता था। पहले तो उन्होंने चंचल की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन चंचल बार बार उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करती रही और फिर कुछ दिन बाद मनीष लोहिया चंचल की बात सुनने को तैयार हो गए और जो कुछ भी प्रिया के साथ हुआ था चंचल ने ये सारी बात मनीष लोहिया को बता दी। इसके बाद 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल मेरठ के एसएसपी से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। साथ ही चंचल ने यह भी बताया कि परतापुर थाने के एसएचओ और बाकी ऑफिसर्स भी उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। चंचल ने बताया कि वो लोग रात के समय उसे फ़ोन करते हैं और अश्लील बातें करते हैं। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस प्रिया को तलाशने में जुट गई। क्राइम ब्रांच पुलिस सबसे पहले अमित गुर्जर को अरेस्ट करती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अमित कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कई दिनों तक पुलिस की सख्ती बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार 22 जुलाई को अमित बुरी तरह से टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी का पता बता दिया। चंचल को तो पहले से ही शक था कि अमित ने प्रिया और उसकी बच्ची को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के समय मेरठ शहर के परतापुर थाना क्षेत्र में अमित गुर्जर के घर पहुंचती है। इसके बाद पुलिस ने गेट पर लगे हुए ताले को खोला और घर के अंदर गई और घर के अंदर के कई अंदरूनी कमरों का भी ताला खोला। वो लिविंग रूम था, उसके ठीक आगे एक बेडरूम था जिसके अंदर सोफा सेट और बेड पड़ा हुआ था। पुलिस उस पूरे रूम को खाली कराती है। उस कमरे में नीचे मजदूरों ने एक हिस्से की सीट को हटाकर फर्श को थोड़ा तोड़ना शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे, इसलिए तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग भी घरों से बाहर निकल आए। करीब 7-8 फीट की खुदाई की जाती है। इसके बाद पुलिस को उस गड्ढे के अंदर 2 अलग अलग इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगी, जो पूरी तरह से नमक से ढकी हुई थी। उन सभी हड्डियों को निकाला गया और फोरेंसिक टीम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इधर पुलिस ने बेडरूम के नीचे से कंकाल निकाले, उधर पता चला कि अमित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। लेकिन 22 जुलाई की रात को ही उसे अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उस समय अमित के पास पिस्टल था, तो उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और फिर नूर नगर मोड़ पर पुलिस ने भागते हुए अमित के दोनों पैरों में 4 गोलियां मारी
वो वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अरेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूछताछ के दौरान अमित ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का कत्ल किया है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उसने उन दोनों का कत्ल किया क्यों था। अमित गुर्जर और चंचल के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित गुर्जर ने शादी की थी, जिसके बाद वो दोनों काशीराम कॉलोनी में अपना मकान लेकर रहने लगे थे। लेकिन फिर शादी के कुछ दिन बाद अमित का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगा था। प्रिया को भी कुछ चीजें महसूस होने लगी थी। दरअसल अमित गुर्जर हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर तैयार होता और फिर बाहर चला जाता था। अमित ने प्रिया की बेटी को अपना तो लिया था, वो उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन प्रिया ने अमित से कहा कि हमें बेटी को उर्दू भी पढ़ाना चाहिए और तुमको भी सर से दुपट्टा ढकना चाहिए। प्रिया साईं बाबा को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी। अमित उसे ऐसा करने से भी रोकने लगा था। प्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब अचानक अमित के बदले स्वभाव को देखकर प्रिया ने अपने घर पर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने अमित गुर्जर के डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड वगैरह को चेक किया। वैसे तो अमित अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिया से छिपा कर रखता था, लेकिन एक दिन मौका पाकर प्रिया ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, जिनमें अमित गुर्जर के आधार कार्ड पर उसका नाम शमशाद लिखा था। यानी वो व्यक्ति अमित नहीं बल्कि शमशाद था। उसने प्रिया से शादी भी कर ली थी, लेकिन अब इसकी सच्चाई प्रिया को पता चल गई थी। वो समझ गई थी कि शमशाद हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाता था। साल 2018 में जब वो सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने ये बात अपनी दोस्त चंचल को भी बताई थी। प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और माफ़ी भी मांगता है। प्रिया अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से शमशाद को माफ़ कर देती है। लेकिन अब तो प्रिया सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए अब शमशाद तो सीधे ही कहता था, पूजा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया ऐसा करने से मना करती तो शमशाद उस पर हाथ भी उठाने लगा था, उसे मारने पीटने लगा था। और इसी मारपीट को लेकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौंदा पुलिस स्टेशन में जाकर शमशाद के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। शमशाद पुलिस के सामने भी रोने और गिड़गिड़ाने का नाटक करता था। प्रिया से भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि प्रिया उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने शमशाद को एक बार फिर से माफ़ कर दिया था। इसके बाद प्रिया ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी चीज़ थी जो प्रिया को परेशान करती थी। दरअसल शमशाद कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही ये भी पता चला कि शमशाद के 3 बच्चे भी हैं। और तो और प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। इन सब के बाद पुलिस शमशाद से 28 मार्च यानी इसी कत्ल वाली रात के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शमशाद ने बताया कि उस दिन भी हर रोज की तरह ही प्रिया और शमशाद के बीच झगड़ा हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रिया अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी, लेकिन अचानक उसने गुस्से में शमशाद पर चाकू से वार कर दिया, जिससे शमशाद की कलाई पर हल्का सा कट लग गया था। हालांकि प्रिया को बहुत बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शमशाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। सांस रुकने की वजह से प्रिया तड़पने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में प्रिया हमेशा के लिए शांत हो गई, क्योंकि वो मर चुकी थी। उसी रूम में 10 साल की मासूम वंशिका बेखबर सो रही थी। शमशाद ने तकिए से मुंह दबाकर उसको बेरहमी से मार दिया। जो बच्ची उसे पापा बोलती थी, जिस बच्ची को वो हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था, आज उसी बच्ची को उस दरिंदे ने ख़त्म कर दिया। लॉकडाउन के समय और वैसे भी शमशाद के घर पर अक्सर उसके दोस्त आते रहते थे। वहीं पर उनकी शराब पार्टी होती थी, या जिस घर में उसकी पत्नी और बच्ची थी वो उसी घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। और अगर प्रिया इसका विरोध करती थी तो शमशाद उसको मारता पीटता था। खैर, दोनों माँ बेटी को कत्ल करने के बाद शमशाद शराब पीता है और सोचने लगता है कि अब इन शवों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक नहर बहती थी। पहले तो उसने सोचा कि इन दोनों शवों को ले जाकर उसी नहर में फेंक देता हूँ, लेकिन वो लॉकडाउन का समय था,
जगह जगह पर पुलिस तैनात थी। ऐसे में उन दोनों के शव को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शमशाद ने उन शवों को नहर में डालने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कई क्राइम शो देखे। वो सोच रहा था कि घर से बाहर जाए बिना इन शवों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद उसने बेडरूम के नीचे ही उन शवों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहले तो शमशाद घर में रखे बेड और सोफे को हटाता है और फिर घर के एक कोने में खुदाई करना शुरू कर देता है। शमशाद कई घंटों तक खुदाई करता रहा। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम भी करता था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, इसलिए घर में किसी के आने जाने का कोई खतरा नहीं था। वो आराम से करीब 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोदता है। इसके बाद उसने एक दुकान से नमक के 20 पैकेट खरीदे। उन शवों को गड्ढे में डालकर उनके ऊपर नमक डाल दिया ताकि दोनों बॉडी जल्दी से डिस्पोज हो जाएं। इसके बाद उसने गड्ढे को मिट्टी से भरकर सीमेंट कर दिया और फिर ऊपर से मैट बिछा दी। इसके ऊपर सोफे और बेड को रख दिया। इसके बाद कई महीनों तक उस बेड पर सोता रहा। लेकिन बाद में ये भी सामने आया कि कत्ल से कुछ दिन पहले शमशाद की पत्नी अफसाना भी घर पर आ गई थी। उसके साथ में उसका भाई यानी शमशाद का साला दिलावर भी था। वहाँ प्रिया और अफसाना के बीच पैसों को लेकर भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अफसाना और दिलावर वापस बिहार चले जाते हैं और फिर जुलाई में शमशाद के अरेस्ट होने और इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस की एक टीम बिहार पहुंचती है। वहां से अफसाना और उसके भाई दिलावर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने दिलावर और अफसाना को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। इसके बाद उन हड्डियों की डीएनए टेस्ट करने के लिए प्रिया की मां का ब्लड सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब में प्रिया और उसकी मां का डीएनए मैच हो जाता है, जबकि प्रिया के साथ उसकी बेटी वंशिका का डीएनए भी मैच हो जाता है। शमशाद ने प्रिया के मोबाइल फोन और घड़ी को भी उसके साथ ही जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें पुलिस ने शवों के साथ ही बरामद कर लिया था। इस तरह के क्राइम को लेकर लोगों का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर चंचल प्रिया की खोजबीन न करती तो शायद प्रिया और वंशिका के कत्ल का कभी किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रिया के घर वाले तो उसकी कोई खोज खबर रखते नहीं थे। उन लोगों ने तो बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। ऐसे में अगर प्रिया का कोई अपना था तो वो थी उसकी दोस्त चंचल, जिसने प्रिया के मरते दम तक दोस्ती का फर्ज निभाया। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार शमशाद को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। बस इससे हमें एक सीख लेनी है। जो प्रिया थी उसने अपना अच्छा खासा काम शुरू कर दिया था, पार्लर करने लगी थी। उसे अपनी बेटी को अकेले ही पालना चाहिए था। उसे किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उसे विवाह करना ही था तो अपने माता पिता की सहमति से करती तो ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।